हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रमोद साक्य, वेलकम्स यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 376 से 390 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 376 को। यहाँ पर 376 में पूछा गया है इन अ कॉम्बिनेशन डाई के बारे में पूछा गया है। जब हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग डाइस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन डाई के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं कि जो डाइस हैं वो कौन कौन सी होती है हमारी। एक होती है सिंपल डाई, एक होती है कंपाउंड डाई, एक होती है प्रोग्रेसिव और एक होती है ट्रांसफर। नेक्स्ट है फ्लूइड एक्टिवेटेड डायफ्राम डाई एंड लास्ट है मल्टी एक्शन डाई। तो यहाँ पर सिंपल डाई के अंदर क्या होता है, सिंपल डाई में क्या होता है, द डाई सेट्स विच आर मेड टू परफॉर्म ए सिंगल प्रेस वर्किंग ऑपरेशन। इसके द्वारा हम सिंगल प्रेस वर्किंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे पंचिंग हो गया, ब्लैंकिंग हो गया। तो यहाँ पर पंचिंग, बेंडिंग, ब्लैंकिंग इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं उनको हम सिंपल डाई के द्वारा परफॉर्म करते हैं। दैट इज अकम्प्लिश्ड इन वन स्ट्रोक ऑफ द प्रेस, जिसको हम एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डाई। अगर हम सिंगल ऑपरेशन डाई की बात करें तो सिंगल ऑपरेशन डाई कौन कौन सी होती हैं, बेंडिंग डाई हो गई, कर्ली डाई हो गई, वायरिंग डाई एंड बल्जिंग डाई। तो ये होती है सिंपल डाई। कंपाउंड डाई में क्या होता है, कंपाउंड डाई मेक क्लोज टॉलरेंस एंड कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स एज ऑल वर्क इज डन इन वन स्ट्रोक। इसमें भी एक ही स्ट्रोक में हम करते हैं सारे ऑपरेशंस को। तो इसके अंदर हमें क्लोज टॉलरेंस मिलता है और कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स हम इसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंपाउंड ब्लैंक एंड ड्रॉ डाई यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो डायग्राम है वो किसका है, कंपाउंड ब्लैंक एंड ड्रॉ डाई का। ठीक है, जो एक कंपाउंड डाई का फिगर है। तो यहाँ पर देखिए द मेटल एंटर्स एज अ फ्लैट सीट। यहाँ पर जो मेटल है पहले हमारी एक फ्लैट सीट के रूप में रहती है, उसके ऊपर ब्लैंकिंग परफॉर्म किया जाता है और उसके साथ में ड्रॉइंग ऑपरेशन भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लैंकिंग में क्या होगा, हम यहाँ पर इस डाई के द्वारा यहाँ पर ये ऊपर पंच जो लगा हुआ है इसके द्वारा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इतनी जो सीट है वो कट कर लेंगे। यहाँ से ये जो सीट है, इतनी सीट हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से ये सपोज ये हमारी सीट लगी थी पहले, ये वाली जो सीट है इतनी यहाँ से कट हो जाएगी। ये कट होने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये जो डाई दिख रही हैं आपको, ये जो दोनों डाई हैं इसके द्वारा ड्राइंग ऑपरेशन भी किया जाता है। द मेटल एंटर्स एज अ फ्लैट सीट इज कट टू द राइट लेंथ एंड इज देन फॉर्म्ड ऑफ ए रिवर्स टाइप पंच। यहाँ पर ये जो रिवर्स टाइप के पंच लगे हैं इसके द्वारा इसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, स्प्रिंग एक्शन ऑन अ प्रेशर प्लेट स्ट्रिप्स द पार्ट ऑफ द पंच। जो स्प्रिंग एक्शन है, इसके अंदर जो स्प्रिंग एक्शन लगा हुआ है वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है प्लेट की स्ट्रिप के ऊपर एंड पार्ट ऑफ करता है पंच की सहायता से, मतलब अलग करता है उसको। द नॉकआउट पिन शोन एट द टॉप, जो टॉप में हमें एक नॉकआउट पिन दिख रही है वो क्या करती है, पुशेज द पार्ट आउट ऑफ द अपर डाई। जो अपर डाई है उससे बाहर की ओर उस पार्ट को निकालता है। इफ इट स्टेज ऑन दैट साइड व्हेन द डाई इज ओपन, जब डाई हमारी क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, ये कंपाउंड डाई है। ये जो डाइज हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन डाई क्या होती है, कॉम्बिनेशन डाई और समझ लेते हैं। ए कंपाउंड डाई डज ओनली कटिंग ऑपरेशन वेयर एज ए कॉम्बिनेशन डाई इज अ प्रेस टूल। जो कंपाउंड डाई है उसके द्वारा केवल हम एक कटिंग ऑपरेशन करते हैं, जबकि जो कॉम्बिनेशन डाई होती है उस एक प्रकार का प्रेस टूल होता है जिसके द्वारा हम कटिंग ऑपरेशन भी करते हैं, जैसे ब्लैंकिंग हो गया, और इसके साथ ही शेपिंग और डिफॉर्मिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे बेंडिंग, ड्रॉइंग, कॉइनिंग। तो ये सारे ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन डाई इज अ सिंगल स्टेशन डाई, एक सिंगल स्टेशन डाई होती है ये, बट अ डबल एक्शन प्रेस इज यूज्ड, लेकिन इसके अंदर डबल एक्शन प्रेस यूज किया जाता है। इन अ ब्लैंकिंग एंड ड्रॉइंग कॉम्बिनेशन डाई, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्लैंकिंग पंच इज एक्चुएटेड एंड इट सेपरेट द ब्लैंक। सबसे पहले हम ब्लैंकिंग
ऑपरेशन क्या किया जाता है, एक्चुएट किया जाता है। मतलब वहां पर इस तरीके से हमारी एक स्ट्रेट प्लेट होती है, उसको हम इस पंच की सहायता से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। जितनी हमें डिजायर्ड लेंथ चाहिए उतनी कट कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था वही है। It separates the blank from the strip and then it adjusts sufficient pressure on the edges of the blank to serve as the blank holder when the drawing punch descends and draw the blank into the desired shape। ठीक है, तो इस तरीके का हम बना लेते हैं। इसके बाद जब हम इसको कट करते हैं ब्लैंकिंग की सहायता से, और उसके बाद उसके ऊपर एजेज माने यहाँ पर जो स्पेस बचेगा उसकी सहायता से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और वो कैसा बन जाएगा हमारा, इस तरीके का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन डाई के अंदर हम दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग एंड फॉर्मेशन ऑपरेशंस आर कंबाइंड एंड कैरीड आउट इन अ सिंगल ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग रीड कर लेना यहां पर, प्रोग्रेसिव डाई, ट्रांसफर डाई, फ्लूइड एक्टिवेटेड डायफ्राम डाई, मल्टी एक्शन डाई। नेक्स्ट है 377। यहां पर पूछा गया है जिग्स एंड फिक्चर्स के बारे में। द पर्पज ऑफ जिग्स एंड फिक्चर इज टू, जिग्स और फिक्चर का यूज किस लिए किया जाता है। तो यहां पर देखिए जिग्स और फिक्चर क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोडक्शन टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम मैन्युफैक्चर करते हैं डुप्लीकेट पार्ट्स, एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और इंटरचेंजेबल पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। दे आर स्पेशली डिजाइंड so that a large number of components can be machined or assembled identically and to ensure interchangeability of the component। तो ये जिग्स एंड फिक्चर एक प्रकार के क्लैंपिंग डिवाइसेज होती हैं। जब हम कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं, जिग्स एंड फिक्चर्स लगा लेते हैं, जिससे उसके अंदर कोई भी वाइब्रेशंस नहीं होते हैं और जो भी पार्ट्स हमें मैन्युफैक्चर करने हैं वो एक्यूरेटली बन जाते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशली डिजाइंड, ये स्पेशली डिजाइंड होते हैं। यहाँ पर दे एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ स्पेशल सेटअप फॉर ईच इंडिविजुअल पार्ट। ईच इंडिविजुअल पार्ट के लिए अलग अलग हमें क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, तो उसको यहाँ पर ये एलिमिनेट कर देते हैं। जिग्स एंड फिक्चर्स आर प्रेसिजन टूल्स, ये प्रेसिजन टूल्स होते हैं। दे आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस बिकॉज दे आर मेड टू फाइन लिमिट्स फ्रॉम मटेरियल विद गुड रेजिस्टेंस टू बियर। They must be properly stored or isolated to prevent accidental damage and they must be numbered for identification for future use। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना पड़ता है, प्रॉपरली स्टोर करके रखना पड़ता है, जिससे उनके अंदर कोई एक्सीडेंटल डैमेज नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन रेट। अगर ये एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर करते हैं इंटरचेंजेबल पार्ट्स को, तो इसके कारण हम प्रोडक्शन रेट को भी इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। फैसिलिटेट इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी सही है। इनेबल एम्प्लॉय लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स, तो यहाँ पर लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 378। बल्जिंग क्या होती है, बल्जिंग के बारे में पूछा गया है। तो बल्जिंग एक प्रकार का मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है। तो यहां पर किसी भी मटेरियल के अंदर ट्यूबिंग करते हैं, कोई भी सिलिंड्रिकल पार्ट्स है उसको ट्यूबिंग करते हैं। यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके का एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। उस सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर पंच की सहायता से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ये जो डाई कैविटी है इसके अंदर मेटल को हम डिफॉर्म करवाते हैं, तो हमारा जो शेप है वो इस तरीके का बन जाता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ट्यूब बल्जिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर देखिए ये क्या है, बल्जिंग इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस टू एक्सपेंड ए ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल पार्ट। यहाँ पर ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल पार्ट, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करा रहे हैं। यहाँ पर जो कैविटी है हमारी डाई के अंदर, उसके अंदर उसको एक्सपेंड कराते हैं। ठीक है, रिलेटिवली सिमेट्रिकल शेप्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय मैकेनिकल मींस। इसके अंदर हम सिमेट्रिकल शेप प्रोवाइड करते हैं यूजिंग सेगमेंटेड बल्जिंग डाई
इन विच वेरियस सेगमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय स्प्रिंग्स। इसके अंदर जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं डाई के, यहाँ पर देखिए स्प्रिंग की सहायता से इनको जोड़ा जाता है, और आर पुशेज अपार्ट बाय द पंच, और इस पंच की सहायता से इसको पुश किया जाता है इस मेटल को, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड ए सुपर इम्पोज सेल। इसके अंदर एक्सपेंड करने के लिए ये एक सेल होती है, इस सेल के अंदर इस मेटल को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कराते हैं इस पंच की सहायता से। ठीक है। अदर मेथड इज हाइड्रोस्टैटिक बल्जिंग, और दूसरा मेथड क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक बल्जिंग होती है, जिसके अंदर हम रबर या किसी फ्लूइड का यूज करते हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए टू द इनसाइड ऑफ द वर्कपीस एज अ डाई इज क्लोज, क्योंकि इसके अंदर डाई हमारी क्या होती है, क्लोज होती है। यहाँ पर इस तरीके से डाई क्लोज है, और यहाँ पर देखिए रबर का यूज करते हैं या फिर फ्लूइड का यूज करते हैं प्रेशर अप्लाई करने के लिए, ये इंटरनल प्रेशर अप्लाई किया जाता है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयड टू एक्सपेंड ए ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल पार्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 379, गियर शेपिंग इज रिलेटेड टू। गियर शेपिंग किससे रिलेटेड होती है, गियर शेपिंग एक प्रकार की गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हम जनरेटिंग प्रोसेस के द्वारा गियर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहां पर देखते हैं जनरेटिंग मेथड्स कौन से होते हैं। जनरेटिंग मेथड क्या होता है, द टर्म जनरेटिंग इन गियर कटिंग stands for development of involute curves by straight cutting edges of the cutter। जो straight cutting edges होती है कटर की, उसकी सहायता से हम involute curves बनाते हैं, involute प्रोफाइल बनाते हैं किसी भी गियर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जनरेटिंग प्रोसेस, which produces a series of facets of blank so as to form the involute profile। The cutter and blank behaves as a two mating gear in the working contact। तो यहाँ पर जो कटर है और जो ब्लैंक है वो दोनों एक दूसरे के साथ मेट करते हैं, और उसकी सहायता जो कटर है, कटर ब्लैंक को कट करता है और वहां पर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाता है। ठीक है। Generating methods for producing gear teeth make use of certain relative motion between work gear and the cutter during the machining। तो इनके अंदर एक certain relative motion होती है, जैसे हम आगे देखेंगे गियर शेपिंग के अंदर और गियर हॉबिंग के अंदर, वहां पे क्या होता है, रिलेटिव मोशन होती है एक दूसरे के साथ में। जब ये गियर और ब्लैंक दोनों एक दूसरे के साथ में मैटिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो कटर है वो रोटेट भी करती है, और उसको हम एक एडवांसमेंट फीडिंग भी देते हैं, जिसकी सहायता से वो उसको कट करता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोल करते हैं, और जिसकी सहायता से क्या होता है, वहां पर जो मेटल पीस कट हुआ है तो वहां पर जो टीथ है उनकी फिनिशिंग भी होती है और उसको कट भी किया जाता है। ठीक है, तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाई जाती है वहां पर। दीज मेथड प्रोड्यूस विद वन कटर theoretically correct gear teeth profile regardless of the number of teeth desired on the gear। तो इस मेथड में हम एक कटर का यूज करते हैं जो करेक्ट टीथ प्रोफाइल का होता है, रिगार्डलेस नंबर ऑफ टीथ डिजायर्ड ऑन द गियर। A cutter for a given diametral pitch may be used to cut gears with any desired number of teeth। जब हमें any desired number of teeth रिक्वायर होते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, डायमेट्रल पिच दे देते हैं उस कटर को। कटर हम एक गिवन डायमेट्रल पिच की बनाते हैं और उसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, एनी डिजायर्ड नंबर ऑफ टीथ बना सकते हैं। ऑल टीथ विल बिहेव थियोरेटिकली करेक्ट प्रोफाइल एंड ऑल गियर्स विल मैच इंटरचेंजेबली। जितने भी गियर्स बनेंगे वो इंटरचेंजेबल होंगे। जनरेटिंग मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग गियर्स आर फास्टर एंड सूटेड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज। जो जनरेटिंग मेथड है गियर प्रोड्यूस करने के, वो कैसे होते हैं, फास्टर होते हैं और सूटेड होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी। तो ये कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे गियर शेपर्स हो गए एंड गियर हॉवर्स फॉर स्पर एंड हेलिकल गियर। नेक्स्ट है स्ट्रेट टूथ बेवल गियर, जनरेटर्स फॉर स्ट्रेट टूथ बेवल गियर्स। थर्ड है स्पाइरल बेवल एंड हाइपॉइड जनरेटर्स फॉर स्पाइरल बेवल एंड हाइपॉइड गियर्स। और यहाँ पर कॉमन जनरेटिंग प्रोसेस वही लिखी है यहाँ पर, गियर शेपर प्रोसेस, रैक प्लानिंग प्रोसेस, हॉबिंग प्रोसेस। तो ये हमारी क्या है, जनरेटिंग प्रोसेस है, जनरेटिंग मेथड्स हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम गियर शेपर के बारे में समझ लेते हैं। गियर शेपर में क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा एक कटर लगा होता है, कटर के साथ में हम मैटिंग करवाते हैं किसकी, गियर ब्लैंक की। तो ये गियर ब्लैंक हमारा रोटेट करता है और ये जो कटर है वो भी रोटेट करता है, लेकिन ये कटर रोटेट करने के साथ में ये को क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी देते हैं, ये नीचे की ओर ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा नीचे की ओर, यहाँ पर ये कटर है, ये क्या है, एजेस है, कटिंग एजेस है, ठीक है जी। ये जो कटिंग एजेस है वो हमारी क्या करेगी, जब ये नीचे की ओर मूव करेगी तो यहाँ से मेटल को क्या करेगी, कट करेगी। किस शेप में कट करेगी, जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल इसकी बनी हुई है, जो हमने कटर बनाई है वो कैसी है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल की है। तो यहाँ से उसी शेप के आधार पर यहाँ पर मेटल को कट कर देगा। फिर क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मेट करने के बाद ये रोटेट करते हैं, दोनों क्या करेंगे, रोल करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जो कटर है वो और ये जो गियर ब्लैंक है वो दोनों हमारे एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं, और उसके सहायता से क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो और अच्छी बन जाती है, ठीक है। पहले तो कट करता है और उसके बाद उसको दोनों रोल करने लगते हैं, तो वो जो प्रोफाइल है वो और अच्छी हो जाती है, फिनिशिंग अच्छी हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर ये जो मोशंस हैं, इसके अंदर कौन कौन सी मोशंस होती हैं, कटिंग मोशन, रिटर्न स्ट्रोक, इंडेक्सिंग मोशन और कंप्लीशन ऑफ द कटिंग ऑपरेशन। द कटर एंड द गियर ब्लैंक आर कनेक्टेड बाय अ गियर सो दैट दे विल रोल टुगेदर एज द कटर रेसिप्रोकेट फॉर कटिंग। तो यहाँ पर जब कटर रेसिप्रोकेट करती है कटिंग के लिए, उसके बाद ये दोनों रोल करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये गियर और ब्लैंक दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फर्स्ट द कटर मस्ट कट इट्स वे टू डिजायर्ड डेप्थ। तो यहाँ पर जो कटर है वो पहले एक डिजायर्ड डेप्थ तक कट करता है मटेरियल को, उसके बाद क्या करेगा, द कटर एंड गियर ब्लैंक देन रोटेट स्लोली टुगेदर एज गियर टीथ आर कट इन द गियर ब्लैंक। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मेट करने के साथ में क्या करते हैं, रोल करते हैं, रोटेट करते हैं एक दूसरे के साथ बहुत स्लोली। तो जिससे क्या होगा, वो जो शेप हमारा बन रहा है वो प्रॉपरली बन पाता है, ठीक है। ओपन टू सेपरेट कट्स आर मेड कंप्लीटली अराउंड द वर्क गियर। द फर्स्ट कट इज फॉर रफिंग एंड द सेकेंड कट विच इंक्रीज एक्यूरेसी एंड स्मूथनेस। पहला कट किसके लिए, जो गियर ब्लैंक है उसके ऊपर हमारा एक टीथ बनाने के लिए है, और उसके बाद जो दूसरा कट है वो उसकी फिनिशिंग के लिए और स्मूथनिंग के लिए है। हेलिकल गियर भी बना सकते हैं इसके द्वारा। हेलिकल गियर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द कटर यूज शुड हैव हेलिकल टीथ, उसके अंदर हेलिकल टीथ होने चाहिए। एंड एज अ कटर रेसिप्रोकेट्स ए गाइडिंग कैम which is installed on the machine causes the cutter to twist during its cutting stroke so that the cutter teeth will follow helical path। जो कटर है उसको ट्विस्ट कराने के लिए हम गाइडिंग कैम भी यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो हेलिकल पाथ बना हुआ है उसको वो कटर हमारा फॉलो करता है, जिससे हेलिकल गियर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का जनरेटिंग मेथड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसके अंदर हॉब नहीं होता, टेम्पलेट नहीं होती है, इसलिए यहां पर ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जनरेटिंग मेथड। नेक्स्ट है 380 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोड्यूसेस गियर बाय जनरेटिंग प्रोसेस। जनरेटिंग मेथड के द्वारा गियर किसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, हॉबिंग के द्वारा, शेपिंग के द्वारा। तो यहाँ पर शेपिंग नहीं दिया गया है, हॉबिंग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गियर्स आर बेस्ट मास प्रोड्यूस्ड बाय। बेस्ट मास प्रोड्यूस होते हैं हमारे हॉबिंग के द्वारा ही। यहाँ पर हॉबिंग भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये है हमारी हॉबिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर हम एक हॉब यूज करते हैं, बॉर्न व्हील यूज करते हैं, जिसके ऊपर इस तरीके की खांचे बने होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या हैं, कटिंग टीथ होते हैं, जिसकी सहायता से हम गियर ब्लैंक है उसके अंदर टीथ कट करते हैं। तो यहाँ पर ये गियर हॉब होता है, इस तरीके से ये गियर हॉब हो गया, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको टीथ, जिसकी सहायता से हम ये जो गियर ब्लैंक है, गियर ब्लैंक के ऊपर टीथ को कट करते हैं। द गियर हॉबिंग इज द मेथड ऑफ जनरेटिंग गियर टीथ बाय द यूज ऑफ रोटेटिंग बॉम्ब शेप्ड कटर, जिसको हम हॉब भी कहते हैं। तो ये इस तरीके का होता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। द हॉब आर ईदर सिंगल थ्रेडेड आयरन और मल्टी थ्रेडेड। ये हमारे सिंगल थ्रेडेड भी हो सकते हैं और मल्टी थ्रेडेड भी हो सकते हैं।
A single threaded hob will complete one revolution for generating each tooth, whereas a double threaded will generate two teeth in its one revolution. तो यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड हॉब क्या करेंगे, एक सिंगल रिवॉल्यूशन में एक ही टीथ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो डबल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है वो ज्यादा टीथ प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल रिवॉल्यूशन के अंदर. In this way, double threaded hob takes less time in finishing the gear blank. The advantage with the use of single case threaded hob lies in the fact that it is capable of giving greater accuracy. जो सिंगल थ्रेडेड होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक्यूरेसी अच्छी होती है. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक्यूरेसी हमें अच्छी प्राप्त होती है. हॉब एंड गियर ब्लैंक हॉबिंग का जो डायग्राम है ये है हमारा, यहाँ पर दिख रहा होगा. ये यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये हमारा गियर ब्लैंक है. गियर ब्लैंक किससे कनेक्टेड है, ये इंडेक्स बॉम्ब व्हील की. तो इंडेक्स बॉम्ब व्हील रोटेट करेगा तो हमारा गियर ब्लैंक भी रोटेट करेगा. और यहाँ पर जो एडवांसमेंट जो फीड दी जा रही है वो किसकी सहायता से दी जा रही है, इस गियर हॉब को इस बेवल गियर की सहायता से. यहाँ पर ये बेवल गियर रोटेट करेगा तो यहाँ पर इसको ये बेवल गियर रोटेट करेगा. तो इसको क्या करता है, ये रोटेट भी करता है कटर को. ये हॉब है इसको यहाँ से रोटेट भी करता है. ठीक है, रोटेट करने के साथ में इसको फीड भी देता है, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा कटर है. ठीक है, यहाँ पर ये हॉब है तो ये हॉब हमारा इस तरीके से फीड भी हो रही है, फीड भी दे रहे हैं इसको आगे की ओर. और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है जो हमारा गियर ब्लैंक है. और ये जो गियर हॉब है वो हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. ठीक है, इस तरीके से रोटेट भी कर रहा है वो और आगे की ओर मूव भी कर रहा है. तो यहाँ पर जो गियर के जो टीथ है वो इस तरीके से आगे की ओर आते जाएंगे. यहाँ पर ये हमारे आगे की ओर आते जा रहे हैं और एक एक से सभी जो टीथ इसके साथ मैचिंग में हो रहे हैं उनकी प्रोफाइल को बेटर करता जा रहा है. ठीक है, कट करता जा रहा है. 11.18 illustrate the arrangement of the gearing in a hobbing machine. The blank is driven at the uniform speed. जो ब्लैंक है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड पर रोटेट करते हैं, किसके द्वारा, इंडेक्स बॉम्ब गियर के द्वारा. ये इंडेक्स बॉम्ब गियर के द्वारा हम रोटेट कर रहे हैं इस ब्लैंक को. ठीक है, द बेवल गियर ड्राइव द हॉब एट द करेक्ट रिलेटिव स्पीड. और जो बेवल गियर यहाँ पे लगा हुआ है वो इस हॉब को ड्राइव करता है एट द करेक्ट रिलेटिव स्पीड. एंड हॉब इज फेड अक्रॉस द फेस ऑफ द गियर बाय अ फीड स्क्रू. और इसको हम फीडिंग देते हैं किसके द्वारा, फीड स्क्रू के द्वारा, जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है. और एक और फिगर है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये कटिंग एक्शन को दिखा रहा है यहाँ पर. ठीक है, किस तरीके की कटिंग हो रही है यहाँ पर. द गियर कटिंग विद हॉब इन्वॉल्व 3 बेसिक मोशन. इसके अंदर 3 बेसिक मोशंस होती हैं. एक ब्लैंक को दे रहे हैं रोटेशन, और दूसरा ये जो हॉब है उसको हम एक रोटेशन दे रहे हैं, मतलब 2 रोटेशन हो गई. और एक कौन सी हो गई यहाँ पर, एडवांसमेंट फीड, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो गई. तो हम हमारी यहाँ पर 3 मोशन इन्वॉल्व हो रही हैं. ठीक है, 2 मोशंस आर रोटरी फॉर द हॉब एंड वर्क, एंड थर्ड मोशन इज रेडियल एडवांसमेंट फॉर द हॉब. बोथ कटिंग एंड इंडेक्सिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली. तो यहाँ पर ये जो कटिंग एक्शन है वो किस तरीके से होता है, जो हॉब है उसको हम एक एंगल पर रखते हैं. यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो एंगल है वो कौन सा है, हेलिक्स एंगल है. एक हेलिक्स एंगल पर रखते हैं. देखिए यहाँ पर ये कैसा है, थोड़ा सा टिल्ट है हॉब. तो द हॉब एक्सिस इज सेट एट एन एंगल इक्वल टू हेलिक्स एंगल ऑफ द थ्रेड इज रेफरेंस टू द एक्सिस ऑफ द गियर ब्लैंक. दिस ब्रिंग्स द ब्लैंक टीथ इन प्लेन ऑफ द हॉब टीथ. ये क्या करता है, ये जो ब्लैंक है उसको उसके प्लेन में ले आता है, जो हॉब है हॉब टीथ के प्लेन में ले आता है. ठीक है, दिस प्लेन इज टर्म्ड एज जनरेटिंग प्लेन, जिसको हम जनरेटिंग प्लेन कहते हैं. द कटर फिनिशेज ऑल द टीथ इन इट्स वन पास ओवर द वर्क. फॉर कटिंग हेलिकल गियर्स द हॉब मस्ट बी सेट ओवर एन एडिशनल अमाउंट इक्वल टू द हेलिक्स एंगल. अगर हमें हेलिकल गियर बनाने हैं तो हेलिकल गियर बनाने के लिए हमें एक एडिशनल अमाउंट देना पड़ता है उसको सेट ओवर पर. तो वो किसके बराबर होता है, हेलिक्स एंगल के बराबर होता है. ठीक है, टू स्टार्ट द कटिंग द हॉब इज लोकेटेड सो एज टू क्लियर द ब्लैंक एंड देन मूव्ड इनवर्ड until proper setting for the tooth depth is obtained. The hob is then feed towards the gear blank in direction parallel with the axis of rotation of the blank.
एज द गियर ब्लैंक रोटेट द टीथ आर जनरेटेड, जैसे गियर ब्लैंक रोटेट करता है तो टीथ जनरेट होते हैं। एंड द फीड ऑफ द हॉब अक्रॉस द फेस ऑफ द ब्लैंक एक्सटेंड, और वो जो फीड दे रहे हैं उसको हम एक्सटेंड करते जाते हैं द टीथ ऑफ द डिजायर्ड टूथ फेस विथ। तो जो हॉबिंग प्रोसेस है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए ये कैसी होती है, फास्ट होती है, इकोनॉमिकल होती है एंड मोस्ट प्रोडक्टिव गियर मशीनिंग प्रोसेस होती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू माउंट मोर देन वन गियर ब्लैंक इन द वर्क एक्सिस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए हम एक से ज्यादा गियर ब्लैंक भी यहाँ पर माउंट कर सकते हैं, जिससे एक साथ हमारे ज्यादा गियर जनरेट हो जाते हैं, मतलब प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। However, this process cannot be used for machining internal gears or gears with shoulders or flanges। तो इसके द्वारा हम internal gears and gears with shoulder and flanges नहीं बना सकते हैं। ये हम किसके द्वारा बनाते हैं, शेपिंग के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। Hobbing is applicable to all types of gears of ferrous, non-ferrous and non-metallic materials। Carbide tips hobs be used for mass production। हॉब का यूज हम करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। इसके द्वारा हम फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल, नॉन मेटेलिक मटेरियल के गियर भी बना सकते हैं हॉबिंग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हॉबिंग यहाँ पर। और जनरेटिंग मेथड के द्वारा जो गियर प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमारी क्या है, हॉबिंग है और शेपिंग है। तो यहाँ पर हॉबिंग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 382। तो यहां पर भी क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गियर फिनिशिंग ऑपरेशन। गियर फिनिशिंग ऑपरेशन कौन से होते हैं, यहां पर देख लेते हैं। जब हम गियर मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऐसा कोई भी गियर नहीं रहता है कि जिसके अंदर थोड़े से भी डिफेक्ट नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं, तो इसीलिए हम उसके अंदर फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है। और जो गियर फिनिशिंग है वो हमारी कौन कौन सी होती हैं, एक होती है गियर शेपिंग, गियर बर्निशिंग, ठीक है, और गियर शेविंग। आफ्टर गियर कटिंग इट इज रेयर दैट अ गियर इज एंटायरली फ्री ऑफ ऑल एरर्स इन इंडेक्स, टूथ प्रोफाइल, एसेंट्रिसिटी, surface smoothness and helix angle. The purpose of gear finishing is to eliminate or substantially reduce these possible errors so that gears will run quietly and smoothly when transmitting large amount of power at high rotational speed। जिससे क्या होगा कि ये जो एरर आई है उसके अंदर उनको एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे वो जो गियर है वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाए और मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर पाए, इसलिए हम उसकी गियर फिनिशिंग करते हैं। गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इंक्लूड गियर शेपिंग एंड गियर बर्निशिंग। जो गियर शेपिंग एंड गियर बर्निशिंग है वो किसके लिए होते हैं, जो हार्डन नहीं हो, जो गियर हार्डन नहीं होते हैं उनके लिए हम गियर शेपिंग एंड गियर बर्निशिंग यूज करते हैं। और गियर बर्निशिंग, जो केवल गियर बर्निशिंग है वो हम किसके लिए करते हैं, हार्डन मटेरियल के लिए, हार्डन गियर के लिए, ठीक है। ए कॉमनली यूज्ड सीक्वेंस फॉर गियर फिनिशिंग इंक्लूड्स गियर शेपिंग, गियर शेविंग, सरफेस हार्डनिंग एंड गियर लैपिंग। तो गियर शेविंग में क्या करते हैं, इस तरीके की टीथ होती हैं, जैसे हम ट्रिम करते हैं अपनी बियर्ड को, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, ये ट्रिमर टाइप का होता है जिसके अंदर इस तरीके के टीथ होते हैं, जैसे हमने ट्रिमर में देखा है इस तरीके के टीथ होते हैं जिसकी सहायता से हम अपनी बियर्ड को ट्रिम करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, जिसके जो गियर हमने बनाया है उस गियर के अंदर कुछ मेटल हमारा निकला रहता है या कुछ अच्छे से प्रॉपरली फिनिश नहीं रहता है, तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए हम इस तरीके के कटर यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गियर सेवर कहते हैं। जो कैसा होता है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल का होता है। देखिए यहाँ पर ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनी हुई है हमारी इस तरीके की, ये यहाँ पर देखिए इस तरीके की इनवॉल्यूट प्रोफाइल की जो टीथ है वो होती है एंड एक्यूरेट इनवॉल्यूट प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करते हैं, मैट करवाते हैं और इनको रोटेट करते हैं हाई स्पीड पर, जिसकी सहायता से ये जो गियर है उसकी प्रॉपरली फिनिशिंग होती है, ठीक है। द गियर शेविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग गियर टीथ बाय रनिंग द गियर एट हाई स्पीड इन द मैश विद अ गियर शेविंग टूल विच इन द फॉर्म ऑफ रैक और पिनियन। जो रैक और पिनियन के फॉर्म में होता है। रोटरी शेविंग गिव्स गियर्स एन ओवरऑल एक्यूरेसी। ये जो रोटरी शेविंग है इसके द्वारा ओवरऑल एक्यूरेसी प्राप्त हो जाती है। द कटर यूज्ड हैज द शेप ऑफ एन एक्यूरेट गियर विच विल मैच विद द वर्क गियर ग्रूव्स और गैसेस शोन इन द फिगर। इस तरीके से हमारा दिया गया है। तो ये इस तरीके से हम शेविंग करते हैं
जैसे हम ट्रिमर यूज करते हैं बियर्डिंग के लिए, ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, शेविंग टूल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ जो गियर की फिनिशिंग के लिए, तो गियर शेविंग क्या है, एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गियर शेविंग एंड बर्निशिंग। नेक्स्ट है 383, इन प्रेस ऑपरेशन द साइज ऑफ द पियर्स्ड होल, जो पियर्स्ड होल है उसका साइज किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पियर्सिंग और ब्लैंकिंग हम लोग समझ चुके हैं, ये गियर बर्निशिंग होती है, ये आप लोग रीड करना है यहाँ पर। पियर्सिंग और ब्लैंकिंग हम लोग समझ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें। और ऐसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल से नए नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पियर्सिंग में क्या होता है, पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग आर सियरिंग ऑपरेशन, दोनों क्या से होते हैं, सियरिंग ऑपरेशन होते हैं। ब्लैंकिंग में क्या होता है, द पीस बीइंग पंच्ड आउट, जो पीस हमारा निकल के आ रहा है, मेटल पीस हमारा निकल के आ रहा है, वो क्या है, वर्क पीस कहलाता है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक सीट है, अगर हम इसके अंदर इस तरीके से पंचिंग करेंगे, यहाँ पर ये जो पंच है इस पंच की सहायता से पंचिंग करेंगे तो यहाँ पर कुछ मटेरियल हमारा निकल के आएगा इस तरीके से। सपोज ये जो मटेरियल है हमारा, हमने इतना पंच किया है, ये मटेरियल हमारा निकल के बाहर आ गया, तो ये जो निकल के आया है ये जो मटेरियल है ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर वर्क पीस कहलाता है। लेकिन पंचिंग में क्या होता है, पंचिंग में जब हम पंच करते हैं इस तरीके से पंच की सहायता से, तो यहाँ पर ये जो मटेरियल बाहर निकला है वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर स्क्रैप हो जाता है ये पंचिंग के केस में। लेकिन ब्लैंकिंग में हमारा ये वर्क पीस रहता है। ठीक है, तो साइजिंग की अगर बात करते हैं तो साइजिंग में देखिए यहाँ पर पंचिंग के केस में देखिए, पंचिंग के केस में जो साइज होता है होल का वो किसके बराबर होता है, पंच के साइज के बराबर होता है। और ब्लैंकिंग के केस में अगर देखते हैं तो ब्लैंकिंग के केस में ये हमारी डाई है, यहाँ पर ये इतनी डाई है, तो ये डाई के साइज का होता है होल का साइज, किस केस में, ब्लैंकिंग के केस में। और पंचिंग के केस में किसके बराबर होता है, पंच के साइज के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पंच इक्वल टू होता है साइज ऑफ द होल, जो पंच है हमारा पंचिंग के अंदर वो साइज ऑफ द होल के बराबर रहता है पंच। और डाई क्या होती है, पंच साइज प्लस में 2 ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस। मतलब क्या है, यहाँ पर जो पंच है वो क्या होता है, करेक्ट साइज का होता है, और ब्लैंकिंग में जो डाई है वो करेक्ट साइज की होती है। ठीक है, तो डाई यहाँ पर साइज ऑफ द प्रोडक्ट होगी। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है पियर्सिंग के अंदर, पंचिंग के अंदर, तो ये किसके बराबर होगा, पंच के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 384, इसमें पूछा गया है स्टील ब्लेड्स फॉर एक्सट्रूशन आर हीटेड इन द रेंज ऑफ, स्टील ब्लेड है एक्सट्रूशन प्रोसेस के अंदर किस टेम्परेचर पर हीटेड किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्टील ब्लेड हमारे हीट किए जाते हैं 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 385, फॉर ड्राइंग ऑपरेशन द बेस्ट सूटेड प्रेस इज, तो ड्राइंग ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सी प्रेस बेस्ट सूटेड होती है। तो जब हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें अलग अलग प्रेसेस का भी यूज करना पड़ता है, तो वो प्रेसेस कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम। तो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, डिजाइन के आधार पर ये होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव मैकेनिज्म, ड्राइव मैकेनिज्म के आधार पर क्रैंक हो गया, रैक एंड गियर हो गया, नकल जॉइंट हो गया, स्क्रू हो गया, एसेंट्रिक हो गया, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड टॉगल ड्राइव। और ऑन द बेसिस नंबर ऑफ स्लाइड्स, ये होती हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ प्रेस, तो ये यूज के आधार पर ये सियरिंग प्रेस, पंचिंग, कॉइनिंग, स्ट्रेचिंग, ब्रेक प्रेस, ये इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सारी डिस्कस नहीं करेंगे, वही डिस्कस करेंगे जो इसके अंदर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग रीड करने, क्रैंक ड्रिवन प्रेस क्या होती है। यहाँ पर क्रैंक ड्रिवन प्रेस ये है इस तरीके से, ये सिंगल क्रैंक है, यहाँ पर ये क्रैंक लगा हुआ है,
तो क्रैंक के द्वारा इस प्रेस को, ये जो यहाँ पर स्लाइडर लगा हुआ है, उसको हम ड्राइव करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रैंक ड्रिवन प्रेस। ठीक है, तो जब ये क्रैंक हमारा रोटेट करेगा तो यहाँ पर ये जो स्लाइड है वो क्या करेगा, ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एज द क्रैंक रोटेट्स द स्लाइड और रैम मूव्स अप एंड डाउन विद इन इट्स गाइड्स। द मूवमेंट ऑफ द स्लाइड अप्रोचेस सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। नेक्स्ट है इसेंट्रिक ड्रिवन प्रेस। तो यहाँ पर ये इसेंट्रिक ड्रिवन प्रेस होती है, ये का यूज करते हैं। इट हैज बेटर रिजिडिटी एंड लेस टेंडेंसी ऑफ डिफ्लेक्शन एज कंपेयर टू क्रैंक ड्राइव। इट इज यूज्ड वेयर शॉर्टर स्ट्रोक इज रिक्वायर्ड। जहां पे हमें शॉर्टर स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इसेंट्रिक का यूज करते हैं हम। एज द इसेंट्रिक रोटेट स्लाइड मूव्स अप एंड डाउन इन इट्स गाइड्स। और नेक्स्ट है रैक एंड गियर ड्रिवन प्रेस। तो रैक एंड गियर ड्रिवन प्रेस ये होती है, यहाँ पर ये रैक एंड पिनियन लगा रहता है, इसको रैक एंड पिनियन भी बोलते हैं, रैक एंड गियर भी बोलते हैं, और ये जो स्लाइड है वो हमारा अप एंड डाउन होता है। ठीक है, सच प्रेसेज आर यूज्ड वेयर वेरी लॉन्ग स्ट्रोक इज रिक्वायर्ड। जब हमें ज्यादा लंबा स्ट्रोक रिक्वायर होती है तो हम किसका यूज करते हैं, रैक एंड पिनियन या रैक एंड गियर का। द स्ट्रोक लेंथ बीइंग एडजस्टेबल, इसके अंदर जो स्ट्रोक लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एज द गियर और पिनियन रोटेट्स द रैक एंड हेंस द स्लाइड मूव्स अप एंड डाउन। जब हमारा रैक एंड पिनियन रोटेट करता है तो स्लाइड है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, जिससे जो रिटर्न आ रहा है वो थोड़ा सा फास्ट आ जाए। हाइड्रोलिक ड्रिवन प्रेस, ये हाइड्रोलिक ड्रिवन प्रेस होती है, इनका यूज हम करते हैं जब हमें हैवी लोड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और प्रेसेज विद नकल जॉइंट, ये नकल जॉइंट्स यहाँ पर लगा हुआ है, ये नकल जॉइंट्स है और इसकी सहायता से हम इसको अप एंड डाउन मूवमेंट देते हैं। तो नकल जॉइंट ड्राइव विच इज यूज टू प्रेस डूइंग कॉइनिंग एंड साइजिंग ऑपरेशन। इसका यूज हम कॉइनिंग साइजिंग ऑपरेशन में करते हैं। किसका, नकल, एम्बसिंग हो गया, कॉइनिंग हो गया, इन सभी ऑपरेशंस में नकल जॉइंट ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, दिस ड्राइव हैज अ हाई मैकेनिकल एडवांटेज नियर द बॉटम ऑफ द स्ट्रोक। बॉटम ऑफ द स्ट्रोक में ये इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हाई होता है। प्रेसेज विद टॉगल ड्राइव, ये टॉगल ड्राइव है, यहाँ पर ब्लैंक होल्डर ड्राइव भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम ब्लैंकिंग के अंदर इसका यूज करते हैं। टॉगल ड्राइव विच इज यूज प्राइमरीली फॉर होल्डिंग द ब्लैंक, ब्लैंक को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है। फ्रॉम इट्स सर्कमफेरेंस ड्यूरिंग द पीरियड द क्रैंक ड्रिवन स्लाइड कम्स डाउन एंड परफॉर्म ड्रॉइंग ऑपरेशन ऑन द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है, यहाँ पर जो ब्लैंक है उसको होल्ड करने का काम करता है, और ये जो क्रैंक है वो हमारा नीचे की ओर आता है, इसके द्वारा हम यहाँ पर ड्रॉइंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो टॉगल ड्राइव है उसका यूज हम करते हैं ड्रॉइंग ऑपरेशंस में। ठीक है, ये बाकी की जो प्रेसेस हैं वो आप लोग रीड करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉगल ड्राइव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 386। तो स्वैगिंग ऑपरेशन ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। ये क्या होता है, इन विच अ सीरीज ऑफ इम्पैक्ट ब्लोज आर ट्रांसफर्ड ऑन डाई सो दैट सॉलिड और ट्यूबुलर वर्क चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन और जनरेटिंग शेप्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर ये डाई कैविटी रहती है, इसके अंदर हम ये जो ट्यूबुलर है इसकी सहायता से ये जो मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, डिफॉर्म करवाते हैं डाई कैविटी के अंदर। तो यहाँ पर सीरीज ऑफ इम्पैक्ट ब्लोज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रिमिंग 387, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिमिंग इज द प्रोसेस एसोसिएटेड विद, जो ट्रिमिंग है वो किससे एसोसिएटेड होती है, प्रेस वर्क से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिमिंग इज एन ऑपरेशन यूज टू रिमूव फ्लैश ऑन द वर्क पार्ट। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो फ्लैश आ जाता है जब हम प्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं, हैमर की सहायता से फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसके कारण उसके अंदर फ्लैशेज आ जाते हैं। तो उस फ्लैशेज को रिमूव करने के लिए हम ट्रिमिंग का यूज करते हैं। ऑन द वर्क पार्ट इन इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग, इन मोस्ट केसेस ट्रिमिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय शेयरिंग, शेयरिंग के द्वारा होती है। इन विच अ पंच प्रोसेस द वर्क थ्रू अ कटिंग डाई, द ब्लेड्स फॉर विच हैव द प्रोफाइल ऑफ द डिजायर्ड पार्ट। ट्रिमिंग इज यूजुअली डन व्हाइल द वर्क इज स्टिल ऑन। जो ट्रिमिंग है वो कब होती है, जो जब हम प्रेस वर्क करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो मेटल वर्क पीस है वो थोड़ा सा
हॉट कंडीशन में रहता है, उसी समय हम ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है। विच मीन्स दैट द सेपरेट ट्रिमिंग प्रेस इज इंक्लूडेड एट ईच फोर्जिंग हैमर और प्रेस। In cases where the work might be damaged by the cutting process, trimming may be done by the alternative method। जब ऐसा लगता है कि जो कटिंग पार्ट है वो हमारा क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, तो उस समय हम दूसरे प्रोसेस के द्वारा ट्रिमिंग ऑपरेशन करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग हो गया, शेविंग हो गया। तो यहाँ पर ये इसका यूज हम करते हैं प्रेस ऑपरेशंस में, ठीक है, प्रेस वर्क ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है 388। इसमें पूछा गया है डक्टिलिटी के बारे में। द डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल विद वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग के द्वारा जो डक्टिलिटी है वो क्या होती है, डक्टिलिटी हमारी डिक्रीज करती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने स्ट्रेन हार्डनिंग पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, वर्क हार्डनिंग रिड्यूसेज डक्टिलिटी एंड प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी और प्लास्टिसिटी दोनों ही रिड्यूस होती है यहाँ पर, किसके कारण, स्ट्रेन हार्डनिंग या फिर वर्क हार्डनिंग के कारण। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन। तो ये हम परफॉर्म कर सकते हैं ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन किसके अंदर, कंपाउंड डाई के अंदर, ठीक है। ये कंपाउंड डाई के अंदर हम ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों ही ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, compound dies perform 2 or more operations at one time in a single stage and assure the greatest accuracy of the product, but are limited to relatively simple processes such as blanking, piercing, etc. A compound die does only cutting operations। ये जो compound die है वो केवल cutting operation करती है। shown in the figure, यहाँ पर ये फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये हमारी अपर डाई है और ये लोअर डाई है। यहाँ पर जब हम ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते हैं तो इसके अंदर जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है उस समय ये जो लोअर डाई है वो किसका काम करती है, पंच का काम करती है, ठीक है। यहाँ पर जो लोअर डाई है वो पंच का काम करती है और यहाँ पर ये जो नीचे की ओर आएगी जो अपर डाई, तो यहाँ पर जो मेटल है वो हमारी कट हो जाएगी और ये जो पंच है इसकी सहायता से यहाँ पर जो मेटल है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, होल भी क्रिएट हो जाता है, मतलब पियर्सिंग भी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो द मेटल शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द अपर डाई एंड द लोअर डाई। इन दोनों के बीच में रखा जाता है मेटल पीस को। बोथ ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग इज कैरीड आउट ड्यूरिंग द सेम स्ट्रोक ऑफ द प्रेस। तो इसके अंदर ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग सेम स्ट्रोक में ही कर सकते हैं हम। द ब्लैंकिंग ऑपरेशन ऑन द मेटल शीट इज कैरीड आउट बाय द टेलीस्कोपिक एक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर डाई। द लोअर डाई एक्टिंग एज अ पंप। यहाँ पर जो लोअर डाई है वो पंच की तरह काम करती है। एट द अपर डाई डिसेंड्स एट द सेम टाइम दैट द ब्लैंक इज कट। और उसी समय हमारा ब्लैंक भी कट हो जाता है यहाँ पर। द पंच पियर्स्ड ए होल इन द सेंटर ऑफ द ब्लैंक। कंपाउंड डाई मेक्स क्लोज टॉलरेंस एंड कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स एज ऑल वर्क इज डन इन वन स्ट्रोक। तो यहाँ पर कंपाउंड डाई के द्वारा हम दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 390। 390 में पूछा गया है प्रोग्रेसिव डाई के बारे में। तो प्रोग्रेसिव डाई क्या होती है, यहां पर देखिए, दीज डाइज आर मेड टू कट एंड फॉर्म ए पार्ट इन सक्सेसिव स्टेजेस। तो यहां पर सक्सेसिव स्टेज में हम किसी पार्ट को कट करते हैं और फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव डाई कहते हैं। सक्सेसिव स्टेजेस और स्टेशंस ऑफ द डाई। द पार्ट आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रिप, स्केलेटन और टैप्स अंटिल द लास्ट स्टेशन और कट ऑफ। जब तक लास्ट स्टेशन पर नहीं पहुंचता है तब तक हम उनको क्या करते हैं, पार्ट को एक साथ होल्ड करके रखते हैं बाय द स्ट्रिप स्केलेटन। किसके द्वारा, स्ट्रिप के द्वारा। ये जो स्ट्रिप पर प्लेट लगी है उसके द्वारा हम इसको होल्ड करके रखते हैं। फोर्स और मूवमेंट कम्स फ्रॉम द स्ट्रिप फीडर अटैच्ड टू द प्रेस। जो फोर्स है और जो मूवमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रिप फीडर अटैचमेंट के द्वारा, ठीक है। द प्रोग्रेसिव डाई कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क ड्यूरिंग पियर्सिंग। जो प्रोग्रेसिव डाई है वह कॉम्प्लेक्स वर्क को भी कर सकती है ड्यूरिंग पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, फॉर्मिंग, लांसिंग एंड नॉचिंग। एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ डाई इज दैट द टूलिंग कैन बी स्प्रेड आउट।
द कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव डाई इज हाई, इस तरीके की होती है प्रोग्रेसिव डाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्क पीस मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर विद सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड एट ईच स्टेशन। यहाँ पर अलग अलग स्टेशन पर हम अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए, द पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रिप स्केलेटन और टैप्स अंटिल द लास्ट स्टेशन और कट ऑफ। यहाँ पर द डाइज आर मेड टू कट एंड फॉर्म ए पार्ट इन सक्सेसिव स्टेजेस और स्टेशन। सक्सेसिव जो अलग अलग स्टेशन पर हम पार्ट को कट करते हैं और उसको फॉर्म करते हैं, अलग अलग स्टेशन पर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये होती है हमारी प्रोग्रेसिव डाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।